नमस्कार, सीताराम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशंस प्रोमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, साथ के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, उसकी नीड्स और उसके इम्प्लीमेंटेशन, साथ के साथ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए क्या क्या एडवांटेजेस और क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम लोग फॉलो कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर का वेटेज जो है वो कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का है। मोस्टली 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यूनिट 4 का सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशंस प्रोमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है? इट इज अ फंक्शनल लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में जितने भी रेस्ट्रिक्शंस या जितने भी हिंड्रेंस फेस ऑफ करने पड़ते हैं किसी भी पर्सन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेबिलिटी बोलते हैं। और वो डे टू डे एक्टिविटीज में किसी भी तरीके की जो भी दिक्कतें परेशानी हो रही है अगर वो फेस ऑफ कर रहा है तो वो क्या है? डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी के 3 टाइप्स बताए गए हैं। ये 3 टाइप्स जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी एक नंबर में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक है आप लोगों का कॉग्निटिव, ठीक है जी, दूसरा है आप लोगों का फिजिकल और लास्ट है आप लोगों का इंटेलेक्चुअल। तो ये डिसेबिलिटी के टाइप्स जो हैं वो आप लोगों से एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो इनको नोट डाउन कर लेना। साथ के साथ एक नंबर का क्वेश्चन और बन जाता है वो क्या है? क्योंकि सर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो है वो हम लोग 3 दिसंबर को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है वो है आप लोगों की पैरालंपिक गेम्स, जो डिसेबल पर्सन्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। तो पैरालंपिक गेम्स क्या है? एक मल्टी इवेंट है एक डिसेबल एथलीट्स के लिए, ठीक है ना। अब डिसेबल एथलीट्स के अंदर भी 3 कैटेगरीज इन्होंने पुट कर दी हैं। बोलो सर सिर्फ और सिर्फ वो 3 मेंबर्स है, 3 कैटेगरीज वाले पर्सन ही पैरालंपिक गेम्स के अंदर क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? एम्पुटेशन, ब्लाइंडनेस और सेरिब्रल पैल्सी। ये एक नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। मतलब पैरालंपिक गेम्स के अंदर भी एक कैटेगरी रखी गई है, तभी तो पैरालंपिक गेम्स बनाए गए, तभी तो डिसेबल पर्सन के लिए बनाए गए। अब पैरालंपिक गेम्स जो है वो आपका समर गेम्स और विंटर गेम्स दोनों ही अलग अलग ईयर में स्टार्ट हुए थे। समर गेम्स जो स्टार्ट हुए थे वो 1960 रोम में, और आपके विंटर पैरालंपिक गेम्स जो है वो आपके 1976 स्वीडन के अंदर स्टार्ट कराए गए थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैरालंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज कौन कराता है? पैरालंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज कराने वाली कमेटी आपकी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? IPC, जिसका हेडक्वार्टर है बोन जर्मनी में, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 22 सितंबर 1989। एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। साथ के साथ केवल से इसका एक एम बताया हुआ वो क्या? टू डेवलप स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज। किसके लिए? डिसेबल पर्संस के लिए स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज को क्या करना? डेवलप करना। इसका मोटो भी है वो क्या है आपका? स्पिरिट इन मोशन। ये भी एक नंबर में बात है, ये भी आप अपने दिमाग में फीड कर लो। एक नंबर के लिए स्पिरिट इन मोशन क्या है बताया गया? मोटो बताया गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है केवल से पैरालंपिक गेम्स की जो कमेटी है वो क्या है? आपकी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, ठीक है ना, जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1989। बट फर्स्ट हमारे समर पैरालंपिक गेम्स कब हुए थे? वो हुए थे आपके 1960 रोम के अंदर। तो ये जो इतने ईयर्स का डिफरेंस है, तो इस टाइम में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पैरालंपिक गेम्स को कंडक्ट कराया था? वो भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो किसने कराया था? IOC ने पैरालंपिक गेम्स का कंडक्शन कराया था उस टाइम के पीरियड में। जब आपका एस्टेब्लिशमेंट हो गया इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का, उसके बाद से IPC ने इस गेम को क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया है। अब इंडिया के अंदर भी कमेटी बनाई गई है पैरालंपिक गेम से रिलेटेड। वो क्या है? आपकी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ते हैं? PCI। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली के अंदर। जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर क्या करती है? काम करती है डिसेबल पर्संस को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि उनका क्या कराया जा सके? डेवलपमेंट कराया जा सके। ये चीज जो है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को अपने दिमाग में फीड करने पड़ेंगे। इनको आप किसी भी अपनी अदर लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। ये डेट्स जो हैं, कंट्रीज जो हैं, या जितने भी इवेंट हैं, जितनी भी डिसेबिलिटीज की कैटेगरीज बताई गई हैं, ये आपको फीड करनी है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। ये आपके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को भी कवर करती हुई चलेंगी, ठीक है ना। तो याद रखना इन सारी चीजों को। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग की स्पेशल ओलंपिक और डीफ ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक जो है वो आपके स्टार्ट कराए गए थे यूनिस कैनेडी सिल्वर द्वारा, ठीक है ना, जो फर्स्ट टाइम आपके शिकागो के अंदर 1968 के अंदर ऑर्गेनाइज कराए गए थे। एक नंबर में दिमाग में फीड कर लो ये बात,
ठीक है ना। 1968 शिकागो के अंदर फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक्स जो है वो आपके कंडक्ट कराए गए थे। क्वेश्चन रह गया था हमारा, जो हम लोगों ने पैरालंपिक गेम्स पढ़े थे, वो किसने स्टार्ट करे थे? वो स्टार्ट करे थे आपके सर लुडविग गुडमैन ने, ठीक है ना। ये भी एक नंबर में आप लोग फीड कर लो, ठीक है ना, नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक के अंदर। बात करते हैं वापस से स्पेशल ओलंपिक की बोला से स्पेशल ओलंपिक की एक फ्लेम या टॉर्च का भी नाम दिया गया था, जिसका क्या ना, फ्लेम ऑफ होप, ठीक है ना। किसके लिए? स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, जो भी डिसेबल पर्सन है उनके लिए क्या है, फ्लेम ऑफ होप जो है उनकी मशाल का नाम या टॉर्च का या फ्लेम का नाम दिया गया था। साथ के साथ उसका लोगो का भी एक मीनिंग है, वो क्या है, जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ ऑल चिल्ड्रंस ऑफ वर्ल्ड। एक नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं वो क्या है आप लोग की डीफ्लैम्पिक्स। डीफ्लैम्पिक्स जो है वो दोनों ही चीजों से, दोनों ही मतलब आपकी किससे, ऑर्गेनाइजेशन से या गेम से बिल्कुल डिफरेंट है। ये डीफ्लैम्पिक जो है सिर्फ और सिर्फ डीफ पर्सन या डीफ मेंबर्स के लिए ही हम लोग क्या कराते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं। जो फर्स्ट डीफ्लैम्पिक थे वो आपके ऑर्गेनाइज कराए गए थे 1924 किसके अंदर, पेरिस के अंदर। अब एक नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर भी बन जाता है, वो क्या है, क्यों से इसी 1924 में हमारे कौन से विंटर ओलंपिक गेम्स भी कंडक्ट कराए गए थे। कौन से? विंटर ओलंपिक्स। एक नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। जो हमारे समर ओलंपिक्स थे वो कब थे, 1896, जब हमारे ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे। बट विंटर ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए थे, 1924। उसी ईयर में डीफ्लैम्पिक स्टार्ट कराए गए थे, किसके द्वारा, आईओसी के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा। कहाँ? 1924 पेरिस में ही कराए गए थे, ठीक है ना। साथ के साथ जो आपका इंडिया के अंदर है, जो डीफ्लैम्पिक के साथ मिलकर काम करती है, वो क्या है आपकी AISCD, जिसको हम लोग फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डीप, जो किसके साथ मिलकर काम करती है, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करती है, डीफ्लैम्पिक के साथ। क्लियर? तो इसके अंदर हम लोगों ने 3 ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं पैरालंपिक गेम्स, मतलब गेम से रिलेटेड कौन कौन सी, पैरालंपिक गेम्स, स्पेशल ओलंपिक और आपका डीफ्लैम्पिक। ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आपके डिसेबल पर्सन्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट या क्या है, या उनको एक किसके लिए, फेमस होने के लिए, उनके नेम, उनके फेम के लिए, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए हमारे ओलंपिक गेम्स स्टार्ट कराए गए थे, ऐसे डिसेबल पर्सन्स के लिए भी ये गेम्स जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है ना, किसके अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर। मतलब किसी भी मेंबर को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं, कौन से स्पोर्ट्स के अंदर वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग। क्लासिफिकेशन क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एथलीट्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल एबिलिटीज, ठीक है ना। जो हम लोग उनको क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेसिस पर, उनकी फंक्शनल एबिलिटीज के बेसिस पर, उनके इम्पेयरमेंट्स के बेसिस पर, ना कि उनकी स्किल लेवल के बेसिस पर। ये बात ध्यान रख लो, ठीक है ना। मतलब स्किल को देखते हुए हम लोग उनको क्लासिफाई नहीं करेंगे, उनको किसके बेसिस पर, उनकी कैटेगरीज के बेसिस पर, उनके इम्पेयरमेंट, मतलब किस तरीके के डिसेबल पर्सन है उस बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जिसका गोल क्या है? गोल है इज टू प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड फेयरनेस अलाउइंग एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है ना। मतलब जितने भी पर्सन्स हैं उनको एक फेयरनेस गेम्स जो है वो क्या कराना, प्रोवाइड कराना, मतलब फेयर गेम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए उसका गोल है क्लासिफिकेशन का। और डिविजनिंग क्या कहता है? डिविजनिंग जो है वो क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हो रही है, मतलब किसके बेसिस पर, क्लासेस बेस्ड के बेसिस पर। इट इन्वॉल्व्स कैटेगराइजिंग एथलीट्स इनटू स्पेसिफिक डिविजन्स और क्लासेस बेस्ड ऑन देयर क्लासिफिकेशंस के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, मेंबर्स को डिवाइड करते हैं, मतलब कौन सा मेंबर किस कैटेगरी या किस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। पैरालंपिक गेम्स और आपका क्या है डीफ्लैम्पिक गेम्स, दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। पैरालंपिक गेम्स के अंदर हम लोगों ने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, वो आप लोगों को ध्यान होंगी। और डीफ्लैम्पिक के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ डीफ मेंबर्स ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये नहीं है डीफ मेंबर्स को हम लोग किसके अंदर, पैरालंपिक वाले के अंदर पार्टिसिपेट कर, नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो उसकी कैटेगरी नहीं है, वो क्या है, उसका इम्पेयरमेंट नहीं है। यही तो हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है आप लोगों का कि हम लोगों को ये देखना कि कौन सा मेंबर किस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, तभी तो एक स्टैंडर्ड या एक फेयर प्ले होगा। क्लियर ना बात? तो डीफ्लैम्पिक मेंबर्स, मतलब जैसा एग्जांपल दे देता हूँ बहुत ही सिंपल है कि डीफ्लैम्पिक गेम्स को स्टार्ट कराने के लिए हम लोग
एयर पिस्टल या विसिल के बेसिस पर स्टार्ट नहीं कराते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं, क्योंकि डीफ्लैम्पिक वाले मेंबर्स सुन नहीं सकते। और जबकि हम लोग किसके अंदर, पैरालंपिक गेम्स के अंदर क्या करते हैं, या तो एयर पिस्टल के बेसिस पर स्टार्ट करा सकते हैं या एक विसिल के बेसिस पर स्टार्ट करा सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि बोला हम लोगों को समझना होगा बोला से किस तरीके से हम लोगों को डिवाइड करना है एथलीट्स को, डिसेबल एथलीट्स को डिवाइड करना, उनको क्लासीफाई करना है उनके स्पोर्ट्स के लिए। तभी तो एक हम लोग क्या करा सकते हैं, एक अच्छा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, तभी उन लोगों को क्या दे सकते हैं, एक उनको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इंक्लूजन वर्ड जो है वो एक एजुकेशन फील्ड में यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है इट मीन्स नॉर्मल स्टूडेंट्स एंड स्पेशल नीड्स स्टूडेंट वाइल शेयरिंग बी सेम फिजिकल स्पेस एंड इंटरेक्टिंग सोशली एंड एकेडमिकली। मतलब कि जितने भी आपके डिफरेंट एबल पर्सन्स हैं या जितने भी आपके कौन से नॉर्मल पर्सन्स हैं वो एक सेम रूफ के अंदर चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मतलब एक ही छत के नीचे स्कूल की या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जितने भी नॉर्मल स्टूडेंट्स और आपके फिजिकली डिफरेंट एबल पर्सन्स जितने भी हैं वो एक ही छत के नीचे जो चीज़ों को सीख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, जो उनको मिलाकर रखता है, मतलब एक कम्युनिटी के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर। अब इसका मोटिव क्या, मोटिव ये है कि बोला सर उनकी हम लोग क्या करा सकें, ग्रोथ करा सकें, उनका डेवलपमेंट करा सकें। क्यों, क्योंकि 11वीं क्लास में हम लोगों ने एम पढ़ा था किसका, फिजिकल एजुकेशन का। क्या था, ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है जी, किसका था, वो नॉर्मल स्टूडेंट्स का था। बट हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो हम लोगों को उनका भी तो ओवरऑल डेवलपमेंट कराना पड़ेगा, तो इसलिए उन लोगों को हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर नॉर्मल स्टूडेंट्स भी होते हैं और साथ के साथ कौन से डिफरेंट एबल स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। मतलब गेम के थ्रू भी, मतलब जब वो इंटरेक्ट होंगे, सोशली होंगे, तो चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो डिफरेंट एबल पर्सन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आप लोगों का इंक्लूजन की नीड्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। नीड्स को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मतलब क्यों ना सर गवर्नमेंट को या हमारे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की गवर्नमेंट या इंडिया की गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, ताकि जितने भी डिफरेंट एबल पर्सन्स हैं उन लोगों को भी एजुकेशन मिल सके, उन लोगों को भी वो प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पर उनकी ग्रोथ हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि बोला सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर सकती है। जैसे एक तो क्या है, राइट टू एजुकेशन इज टू बी मेड इफेक्टिव इन ऑल स्टेट्स। बोला सभी स्टेट्स के अंदर राइट टू एजुकेशन का जो लॉ है वो निकाल दे। ठीक है ना, ताकि जितने डिफरेंट एबल पर्सन है उन लोगों को क्या मिल सके, एक एजुकेशन मिल सके, जो हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर पढ़ी थी। प्लस सेम रूफ के अंदर नॉर्मल चिल्ड्रंस और क्या है डिसेबल पर्सन जो है वो पढ़ सकें। ठीक है, साथ के साथ टीचर्स को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि वो रूरल एरियाज में जाकर बच्चों को सर्च कर सकें, उनका डेवलपमेंट करा सकें, उनको चीज़ें सिखा सकें। ठीक है, साथ के साथ पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि जैसे उनके साथ बैठ कर, उनके साथ कम्युनिकेशन करके उनकी डिसीजन मेकिंग के स्किल्स या उनके प्रोसेस को क्या करना, डेवलप करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, स्कूल शुड प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट। क्यों से स्कूल को उस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा जहां पर नॉर्मल पर्सन्स के साथ, नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ डिसेबल स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन मिल सके। जो एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, अल्बर्ट आइंस्टीन को भी एक ऐसा स्कूल मिला था कि जहां पर उनका डेवलपमेंट कराया गया है, वो भी एक डिफरेंट एबल पर्सन थे। ठीक है ना, बट हमारे इंडिया के अंदर उस तरीके का एक एनवायरनमेंट नहीं है जहां पर हम क्या करा सके, डेवलपमेंट करा सके। तो ये हम लोगों को चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी इंक्लूजन के लिए। ठीक है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। अब इसकी जरूरत क्यों है, हम लोग को जरूरत इसलिए कि जितने डिफरेंट एबल पर्सन हैं उनकी हम क्या करा सकें, फॉर बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, उनके कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, उनकी सोशल स्किल्स को क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, साथ के साथ उनके सेल्फ स्टीम को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, केवल जितने भी डिफरेंट एबल पर्सन हैं वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सके, वो उनकी पोटेंशियल किसके अंदर है, वो किस काम को कर सकते हैं, वो किस प्लेटफॉर्म के अंदर अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। ठीक है ना, साथ के साथ फॉर बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और हायर एकेडमिक अचीवमेंट्स। ठीक है ना, जो हम लोग नॉर्मल स्टूडेंट्स को एकेडमिक अचीवमेंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो डिफरेंट एबल पर्सन्स को भी क्या करा सके, प्रोवाइड करा सके। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या हो जाती है, आप लोगों की इंपॉर्टेंट हो जाती है।
अब ये जो आपका पॉइंट है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसकी नीड्स और इम्प्लीमेंटेशन, ये बोर्ड एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहां पर आप लोग इंक्लूसिव एजुकेशन को लिख कर आ सकते हो कि वैसे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, साथ के साथ उसकी नीड्स क्या हैं और क्या क्या चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो 2 नंबर और 3 नंबर वाला जो पोर्शन है या जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ से कवर हो चुका है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारी एडवांटेजेस और स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मतलब जितने भी हमारे डिफरेंट एबल पर्सन्स हैं, अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। तो सिंपल सी बात है कि से अगर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एडवांटेजेस तो होनी है। तो क्या है, एक तो फिजिकल बेनिफिट हो रहा है, फिजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है उनका। दूसरा क्या है कि सोशल एबिलिटीज क्या हो रही हैं, इंप्रूव हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज इंडिपेंडेंस, उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिल रही है कि प्लस फिजिकल एक्टिविटीज में क्या करना, पार्टिसिपेट करना, इजीली फ्रीडम मिल रही है उन लोगों को। ठीक है, साथ के साथ उनका बॉडी वेट क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। साथ के साथ इमोशनल बैलेंस भी क्या हो रहा है, मतलब इंप्रूव हो रही है, बेटर हो रही है। मतलब जितने भी डिसेबल पर्सन हैं वो इमोशनली अनफिट होते हैं, बट अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इमोशनली क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। वो बहुत बड़ी एडवांटेजेस है किसके लिए, डिसेबल पर्सन के लिए। ठीक है, साथ के साथ ओवरकमिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, जितने भी उनके हेल्थ इश्यूज हैं उससे भी क्या हो रहे हैं, ओवरकम हो रहे हैं। स्ट्रेस एंजाइटी लेवल भी क्या हो रहा है, ओवरकम हो रहा है। ठीक है, अब फिजिकल एक्टिविटीज को कंडक्ट कराने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम लोग फॉलो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग किसके लिए करा रहे हैं, डिसेबल पर्सन्स के लिए एक्टिविटीज कंडक्ट करा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज तो हम लोगों को अपनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहली क्या है कि सबसे पहला है मेडिकल चेकअप। उनका मेडिकल चेकअप होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, कि अगर ज़्यादा ही अनफिट है या ज़्यादा ही डिफरेंट एबल है या फिजिकली डिसेबल है तो उन लोगों को हम लोग क्या नहीं करा सकते, पार्टिसिपेट नहीं करा सकते। दूसरा, एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एबिलिटीज, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज कंडक्ट करानी है। ये नहीं है कि वो डिफरेंट एबल है या डिसेबल पर्सन है तो उनके हिसाब से एक्टिविटीज ना करा कर नॉर्मल पर्सन के हिसाब से एक्टिविटीज करा दें, नहीं, उनकी एबिलिटीज के हिसाब से हम लोगों को क्या करानी है, एक्टिविटीज करानी है। दूसरा, इक्विपमेंट्स जो है वो मॉडिफाई होनी चाहिए, उन्हीं के हिसाब से इक्विपमेंट्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, मॉडिफाई करें। देन सफिशिएंट फ्री स्पेस, स्पेस जो है वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को क्या कर सकें वहाँ पर, मतलब एक तरह से फ्रीली अपने आप को एंजॉय कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, एनकरेजमेंट फ्रॉम स्पेक्टेटर्स, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या कर सके, एनकरेज कर सके, ताकि वो लोग क्या हो सके, मोटिवेट हो सके और अच्छी तरीके से उसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें। और सबसे सिंपल सा और इजी क्या है, इजी रूल्स। ठीक है, सिंपल एंड इजी रूल्स हम लोगों को क्या करने पड़ेंगे, उनके लिए मॉडिफाई करने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए हमारे के लिए, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ी है, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं, इंक्लूजन पढ़ा है, उनकी एडवांटेजेस और क्या पढ़ी है हम लोगों ने, स्ट्रेटेजीज पढ़ी हैं। तो ये पॉइंट्स जितने भी हैं वो आप लोगों को 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो कवर करके चलने हैं। और 1 नंबर में जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या क्या डेट्स जो है, कंट्रीज के नेम्स जो है वो आप लोगों को दिमाग में फीड करने करने। तो ये चैप्टर जो है वो आप लोगों को लर्न करना बहुत अच्छी तरीके से, मतलब सिंपल सी बात है, रटना है। ठीक है ना, तो मतलब डेट्स जो है, कंट्रीज के नेम वो आप लोगों को रटने ही रटने हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है ना, ताकि जितने भी हमारे डिफरेंट एबल हैं, डिसेबल नहीं बोलूँगा, डिफरेंट एबल पर्सन हैं, वहाँ तक भी ये वीडियोस पहुँच सके, उन लोगों को एजुकेशन मिल सके, उन लोगों को समझ आए कि हमारे लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ जितने 12th वाले मेंबर्स हैं उन लोगों को भी इस वीडियो को आप लोग क्या करें, शेयर करें, वो भी लोग समझें कि बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस टॉपिक में से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।